नमस्कार। आज हम कृष्णनाथ के बारे में पढ़ेंगे, जिनका पाठ स्पीति में बारिश आपके पाठ्यक्रम में है। इस पाठ को पढ़ने से पहले हम इनके बारे में जान लेते हैं। लद्दाख में राग विराग से ये दो पंक्तियां यहाँ ली गई हैं। चलते चलते अंत नहीं, अंत बिना छुटकारा नहीं, इसलिए तपस है, धुआं है, यानी इच्छा है जान लेने की, पहचान लेने की। अब हम कृष्णनाथ के जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। कृष्णनाथ, जिनका जन्म सन 1934 वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं लद्दाख में राग विराग, किन्नर धर्मलोक, स्पीति में बारिश, पृथ्वी परिक्रमा, हिमालय यात्रा, अरुणाचल यात्रा, बौद्ध निबंधावली। हिंदी और अंग्रेजी में कई पुस्तकों का संपादन। मृत्यु सन 2016 में इनकी हुई और इन्हें लोहिया सम्मान भी प्राप्त हुआ है। कृष्णनाथ के व्यक्तित्व के कई पहलू हैं। काशी हिंदी विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र एमए के बाद उनका झुकाव समाजवादी आंदोलन और बौद्ध दर्शन की ओर हो गया। बौद्ध दर्शन में उनकी गहरी पैठ है। वे अर्थशास्त्र के विद्वान थे और काशी विद्यापीठ में इसी के प्रोफेसर भी रहे। अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं पर उनका अधिकार था और दोनों की पत्रकारिता से भी उनका जुड़ाव रहा। हिंदी की साहित्यिक पत्रिका कल्पना के संपादक मंडल में वे कई साल रहे और अंग्रेजी के मैनकाइंड का कुछ वर्षों तक संपादन भी किया। राजनीति, पत्रकारिता और अध्यापन की प्रक्रिया से गुजरते गुजरते वे बौद्ध दर्शन की ओर मुड़े। भारतीय और तिब्बती आचार्यों के साथ बैठकर उन्होंने नागार्जुन के दर्शन और वज्रयानी परंपरा का अध्ययन शुरू किया। भारतीय चिंतक जे कृष्णमूर्ति ने जब बौद्ध विद्वानों के साथ चिंतन मनन शुरू किया तो कृष्णनाथ भी उसमें शामिल हो गए और बौद्ध दर्शन पर कृष्णनाथ जी ने भी काफ़ी कुछ लिखा था। इतना कुछ करने के बावजूद कृष्णनाथ जी की सृजन आकांक्षा पूरी नहीं हुई, इसलिए वे यायावर हो गए। यायावर का अर्थ होता है घुमक्कड़, जो घूमता रहता है। एक यायावरी तो उन्होंने वैचारिक धरातल पर की थी, दूसरी सांसारिक अर्थ में उन्होंने हिमालय की यात्रा शुरू की और उन स्थलों की को खोजना और खंगालना शुरू किया जो बौद्ध धर्म और भारतीय मिथकों से जुड़े हैं। फिर जब उन्होंने इस यात्रा को शब्दों में बांधना शुरू किया तो यात्रा वृत्तांत जैसी विधा अनूठी विलक्षणता से भर गई। कृष्णनाथ जी जहाँ की यात्रा करते थे वहाँ वे सिर्फ पर्यटक नहीं होते, बल्कि एक तत्ववेत्ता की तरह वहाँ का अध्ययन करते चलते हैं। पर वे शुष्क अध्ययन नहीं करते, बल्कि उस विशेष स्थान से जुड़ी स्मृतियों को उघाड़ते हैं। ये वे स्मृतियाँ होती हैं जो इतिहास के प्रवाह में सिर्फ स्थानीय होकर रह गई हैं, लेकिन जिनका संपूर्ण भारतीय लोकमानस में से गहरा रिश्ता है। पहाड़ के किसी छोटे बड़े शिखर पर दुबक कर बैठी वह विस्मृत सी स्मृति मानो कृष्णनाथ की प्रतीक्षा कर रही हो और वे आएं, उसे देखें और उसके बारे में लिखकर उसे जनमानस के पास ले जाएं। कृष्णनाथ के यात्रा वृत्तांत स्थान विशेष से जुड़े होकर भी भाषा, इतिहास, पुराण का संसार समेटे हुए हैं। पाठक उनके साथ खुद यात्रा करने लगता है। वे लोग जो इन स्थानों की यात्रा कर रहे होते हैं वे भी अगर कृष्णनाथ की यात्रा वृत्तांत को पढ़ेंगे तो उन्हें कुछ नया लगेगा। उन्हें महसूस होगा कि उनकी पुरानी यात्रा अधूरी थी और कृष्णनाथ के यात्रा वृत्तांत को पढ़कर वह पूरी हुई। स्पीति में बारिश पाठ एक यात्रा वृत्तांत है। स्पीति हिमाचल के मध्य में स्थित है। यह स्थान अपनी भौगोलिक एवं प्राकृतिक विशेषताओं के कारण अन्य पर्वतीय स्थलों से भिन्न है। लेखक ने इस पाठ में स्पीति की जनसंख्या, ऋतु, फसल, जलवायु तथा भूगोल का वर्णन किया है, जो परस्पर एक दूसरे से संबंधित हैं। पाठ में दुर्गम क्षेत्र स्पीति में रहने वाले लोगों की कठिनाई भरे जीवन का भी वर्णन किया गया है। कुछ युवा पर्यटकों का
पहुंचना स्पीति के वातावरण को बदल सकता है। ठंडे रेगिस्तान जैसे स्पीति के लिए उनका आना वहां बूंदों भरा एक सुखद संयोग बन सकता है। आइए पाठ की तरफ चलते हैं। पाठ का शीर्षक है स्पीति में बारिश। स्पीति हिमाचल प्रदेश के लाहुल स्पीति जिले की तहसील है। लाहुल स्पीति का यह योग भी आकस्मिक ही है। इनमें बहुत योगायोग नहीं है। ऊंचे दर्रों तथा कठिन रास्तों के कारण इतिहास में भी कम रहा है। कहने का अभिप्राय यह है कि यह ऐसा स्थान है जो बहुत दुर्गम इलाका है। यहाँ ऊंचे ऊंचे दर्रे हैं और कठिन रास्ते हैं। दर्रे आप जानते हैं, दो पहाड़ों के बीच से जो रास्ते निकलते हैं उन्हें दर्रे कहते हैं। और इनके जो पहाड़ी रास्ते होते हैं, चूँकि आप रानीखेत के रहने वाले हैं तो आपने देखा होगा कि यहाँ पहाड़ों के जो रास्ते हैं वो बहुत अच्छे नहीं होते हैं। पहाड़ों के रास्ते कठिन होते हैं। जो लोग यहाँ के नहीं हैं वो भी जानते हैं कि पहाड़ों के रास्ते अच्छे नहीं होते हैं। मैदानी इलाकों के मुकाबले पहाड़ों के रास्ते दुर्गम और कठिन होते हैं, इसलिए इतिहास में इनका नाम कम ही रहा है। अलंघ्य भूगोल तथा इतिहास का एक बड़ा कारक है और यहाँ का जो भूगोल है वो अलंघ्य है, अर्थात यहाँ पहुँचना मुश्किल है। लंघ्य मतलब जिसको लांघा जा सके, अलंघ्य जिसको लांघा ना जा सके। जबकि संचार में कुछ सुधार हुआ है, तब भी लाहुल स्पीति का योग प्रायः वायरलेस सेट के जरिए है जो केलंग और राजा के बीच खड़कता रहता है। फिर भी केलंग के बादशाह को भय लगा रहता है कि कहीं काजा का सूबेदार उनकी अवज्ञा तो नहीं कर रहा है। तो मतलब वहाँ की जो राजनीतिक स्थिति है, उस समय की राजनीतिक स्थिति को वहाँ बताया गया है। कहीं बगावत तो नहीं करने वाला है, लेकिन सिवाय वायरलेस सेट पर संदेश भेजने के वह कर भी क्या सकता है। वसंत में भी 170 मील आना जाना कठिन है। एक मील में 1.89 किलोमीटर होते हैं। तो 170 मील मतलब कि 200 सवा 200 किलोमीटर के आसपास। शीत में प्रायः असंभव है। प्राचीन काल में शायद स्पीति भारतीय साम्राज्यों का अनाम अंग रही है। अनाम अंग रही है मतलब ये भारतीय साम्राज्यों में से जुड़ी तो रही है, लेकिन इसका कोई नाम नहीं रहा है। जब ये साम्राज्य टूटे तो यह स्वतंत्र रही। फिर भी मध्य युग में प्रायः लद्दाख मंडल और कभी कश्मीर मंडल, कभी बुशहर मंडल, कभी कुल्लू मंडल, कभी ब्रिटिश भारत के तहत रही है। तब भी प्रायः स्वायत्त रही है। स्वायत्त रही है मतलब अपनी शासन व्यवस्था को इसने स्वयं चलाया है। जो शासन व्यवस्था को स्वयं चलाता है उसे स्वायत्त संस्था कहते हैं। इसकी स्वायत्तता भूगोल ने सिरजी है। भूगोल ही इसकी रक्षा करता है, भूगोल ही इसका संहार भी करता है। मतलब यहाँ की जो ऊंची नीची पहाड़ियाँ हैं वही इसकी रक्षा भी करती हैं और वही इसका संहार भी करती हैं। पहले कभी उन राजाओं का कोई हरकारा आता था। हरकारा जो व्यक्ति संदेश लेकर आता है उन्हें हरकारा कहते हैं। पहले आज की तरह टेलीफोन या फिर चिट्ठी पत्री का कोई ज़माना नहीं था। कोई विशेष व्यक्ति जो घोड़े पर बैठकर या पैदल चलकर संदेश लाता था, ऐसे व्यक्तियों को हरकारा कहा जाता था। तो पहले कभी उन राजाओं का कोई हरकारा आता था तो उसके आते जाते का अल्प वसंत बीत जाता था। कभी कोई जोरावर सिंह जैसा आता था तो स्पीति का तरीका वही था जो तुप लिचिंग गोनपा में मैंने देखा, जब डायनामाइट का विस्फोट हुआ तो लाहुली हदस कर आंख बंद कर चांगमा का तना पकड़ या एक दूसरे को पकड़ पकड़ बैठ गया। जब धमाका गुजर गया तो फिर डरते डरते आंख खोल कर उठे। जोरावर सिंह के आक्रमण के समय स्पीति के लोग घर छोड़कर भाग गए। उसने स्पीति को और वहां के विहारों को लूटा। यह अप्रतिकर शायद स्पीति की सुरक्षा की पद्धति है। स्पीति की जनसंख्या लाहुल से भी कम है। 1901 की जनगणना के अनुसार 3231 रही है। ये आंकड़े काफ़ी पुराने हैं। आप
इंटरनेट पर सर्च करके नए आंकड़े देख सकते हैं। 1971 की जनगणना के अनुसार 7,196 है। इसका क्षेत्रफल मुझे 1971 की जनगणना में लाहुल के साथ जोड़कर मिला है, जो 12,015 वर्ग किलोमीटर है। स्पीति का अलग क्षेत्रफल नहीं दिया गया है। इंपीरियल गजेटियर ऑक्सफोर्ड 1908 खंड 23 के अनुसार यह क्षेत्रफल 2,155 वर्ग मील है। यह इस तरह स्पीति की जनसंख्या प्रति वर्ग मील 4 से भी कम है। 1901 में यह प्रति वर्ग मील 2 से भी कम थी। देखिए, इसमें एक 12,015 वर्ग किलोमीटर है के बाद एक नंबर दिया गया है। इसके बारे में देख लेते हैं कि वर्तमान 2002 की जनगणना के अनुसार लाहुल स्पीति का क्षेत्रफल 12,210 वर्ग किलोमीटर और जनसंख्या 34,000 है। लेकिन आप 2011 की जनगणना के अनुसार नई स्थिति को देख सकते हैं। और आप जानते हैं कि हर 10 वर्ष के बाद भारत में जनगणना होती है। तो अब 2021 में जनगणना प्रस्तावित है। तो 2021 में जब जनगणना हो जाएगी तो उसकी रिपोर्ट 2022 में आ जाएगी। तो आगे आने वाले समय में हम इसके बारे में भी जान सकेंगे। लाहुल स्पीति का प्रशासन ब्रिटिश राज में भारत को जस का तस मिला। अंग्रेजों को यह 1846 ईस्वी में कश्मीर के राजा गुलाब सिंह के जरिए मिला। अंग्रेज इसके जरिए पश्चिमी तिब्बत के ऊन वाले क्षेत्र में प्रवेश चाहते थे। तिब्बत में अंग्रेजी साम्राज्य के दूरगामी हित भी थे। जो भी हो, 1846 में कुल्लू, लाहुल, स्पीति ब्रिटिश अधीनता में आए। पहले सुपरिटेंडेंट के अधीन थे, फिर 1847 में वे कांगड़ा जिले में शरीक कर दिए गए। शरीक कर दिए गए मतलब शामिल कर दिए गए। लद्दाख मंडल के दिनों में भी स्पीति का शासन एक नोनो मतलब स्थानीय शासक द्वारा चलाया जाता था। ब्रिटिश भारत में भी कुल्लू के असिस्टेंट कमिश्नर के समर्थन में यह नोनो कार्य करता रहा। इसका अधिकार क्षेत्र केवल द्वितीय दर्जे के मजिस्ट्रेट के बराबर था। लेकिन स्पीति के लोग इसे अपना राजा ही मानते थे। राजा नहीं है तो दमयंती जी को रानी मानते हैं। 1873 में स्पीति रेगुलेशन पास हुआ, जिसके तहत लाहुल और स्पीति को विशेष दर्जा दिया गया। ब्रिटिश भारत के अन्य कानून यहाँ नहीं लागू होते थे। रेगुलेशन के अधीन प्रशासन के अधिकार नोनों को दिए गए, जिसमें मालगुजारी करने और छोटे छोटे फौजदारी के मुकदमों का फैसला करना भी शामिल था। मालगुजारी क्या होती है? जैसे जो जमीन होती है, जमीन पर जो टैक्स लगता है उसे मालगुजारी कहते हैं। जमीन पर जो कर एकत्रित किया जाता है उसे मालगुजारी कहते हैं। और छोटे छोटे फौजदारी क्या होता है कि जब दो व्यक्ति आपस में लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, मारपीट कर लेते हैं, तो उनका मुकदमा जो सुनवाई करता है उसे फौजदारी के मामले कहते हैं। उसके ऊपर के मामले वह कमिश्नर के पास भेज देता था। उन दिनों लाहुल स्पीति का वृत्तांत कांगड़ा जिले के अंतर्गत कुल्लू तहसील में मिलता है। स्वराज्य के बाद 1960 में लाहुल स्पीति पंजाब राज्य के अंतर्गत एक अलग जिला बना दिया गया, जिसका केंद्र केलंग में है। 1966 में जब हिमाचल प्रदेश राज्य बना तो लाहुल स्पीति उसका उत्तरी छोर का जिला हो गया। यह देश का सबसे अधिक दुर्गम क्षेत्र है। स्पीति 31.42 और 32.59 अक्षांश उत्तर और 77.26 और 78.42 पूर्व देशांतर के बीच स्थित है। यह चारों ओर से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों का कैदी है। इन पहाड़ों की औसत ऊंचाई 18,000 फीट है। यह पहाड़ उसे पूरब में तिब्बत, पश्चिम में लाहुल, दक्षिण में किन्नौर और उत्तर में लद्दाख से अलग करते हैं। इसकी मुख्य घाटी इसी नाम से स्पीति नदी की घाटी है। स्पीति
पश्चिम हिमालय में लगभग 16,000 फीट की ऊंचाई से निकलकर पूरब से तिब्बत में बहती है। वहां से स्पीति में आती है। स्पीति में बहकर पुराने रामपुर बुसहर राज्य में, अब किन्नौर जिले में बहती हुई सतलुज में मिलती है। मेरी इस स्पीति नदी से प्रीति है। स्पीति में मैं सिर्फ इसी नदी को पहचानता हूँ। सुनता हूँ कि कोई पारा नदी भी है, फिर घाटी है। स्पीति के अलावा पिन की घाटी प्रसिद्ध है। मान भाई से इसका किस्सा सुना है। अत्यंत बीहड़ और वीरान है। बीहड़ और वीरान है मतलब कि यहाँ पर घने जंगल हैं और कोई आबादी नहीं है। इसमें से शायद स्पीति की घाटी ही आबाद है। जैसी वह आबाद है वह आप देख ही रहे हैं। प्रति वर्ग मील 4 से भी कम लोग बसते हैं। अचरज यह नहीं कि इतने कम लोग क्यों हैं, अचरज यह है कि इतने लोग भी कैसे बसे हुए हैं। मैंने जब भी स्पीति की विपत्ति बताई है तो लोगों ने यही पूछा कि आखिर तब लोग वहाँ रहते क्यों हैं। 8-9 महीने से इस दुनिया से कटे हुए हैं, ठंड में ठिठुर रहे हैं, सिर्फ एक फसल उगाते हैं, लकड़ी भी नहीं है और घर गर्म रख सकें वृत्ति नहीं है। वृत्ति नहीं है मतलब पैसे भी नहीं है, रोजगार भी नहीं है। फिर क्यों रहते हैं? क्या अपने धर्म की रक्षा के लिए रहते हैं, अपनी जन्मभूमि के ममत्व के कारण रहते हैं, या इस मजबूरी में रहते हैं कि कहीं और जा नहीं सकते, कहाँ जाएं, या फिर और बातों के साथ साथ यह सब कारण है? मैं नहीं जानता। मैं तो इतना ही जानता हूँ कि यहाँ रह रहे हैं इसलिए रह रहे हैं और कोई तर्क नहीं है। तर्क से हम किसी चीज को भले सिद्ध कर सकें, स्पीति में रहने को नहीं सिद्ध कर सकते। लेकिन तर्क का इतना मोह क्यों? ज्यादा करके संसार और निर्वाण अतर्क हैं, तर्क से परे हैं। निर्वाण मतलब मोक्ष। स्पीति नदी के साथ साथ मेरा थोड़ा परिचय स्पीति के पहाड़ों का भी है। स्पीति के पहाड़ लाहुल से ज़्यादा ऊंचे, नंगे और भव्य हैं। यहाँ पर नंगे शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया गया है क्योंकि उन पर पेड़ नहीं हैं। पहाड़ों पर पेड़ नहीं होने के कारण उन्हें नंगे पहाड़ कहा जाता है। इनके सिरों पर स्पीति के नर नारियों का आर्तनाद जमा हुआ है। शिव का अट्टहास नहीं, हिम का आर्तनाद है। ठिठुरन है, गलन है, व्यथा है। इस व्यथा की कथा इन पहाड़ों की ऊंचाई के आंकड़ों में नहीं कही जा सकती। फिर भी जो सुंदरता को इंच में मापने के अभ्यासी हैं वे भला पहाड़ को कैसे बख्श सकते हैं। वे यह जान लें कि स्पीति मध्य हिमालय की घाटी है जिसे वे हिमालय जानते हैं। स्केटिंग, सौंदर्य प्रतियोगिता, आइसक्रीम और छोले भटूरे का कुल्लू मनाली, शिमला, मसूरी, नैनीताल, श्रीनगर वह सब हिमालय नहीं है। हिमालय का तलुआ है। तलुआ मतलब नीचे वाला हिस्सा है। शिवालिक या पीर पंजाल का ऐसा ही कुछ उसका नाम है। यह तलहटी है। रोहतांग जोत के पार मध्य हिमालय है। इसमें ही लाहौल स्पीति की घाटियां हैं। इन घाटियों की औसत ऊंचाई नापी गई है। श्री कनिंघम के अनुसार लाहुल की समुद्र की सतह से ऊंचाई 10,535 फीट है। स्पीति की 12,986 फीट है, यानी लगभग 13,000 फीट तो औसत ऊंचाई है। मध्य हिमालय की जो श्रेणियां स्पीति को घेरे हुए हैं उनमें से जो उत्तर में है उसे बारालाचा श्रेणियों का विस्तार समझें। बारालाचा दर्रे की ऊंचाई का अनुमान 16,221 फीट से लगाकर 16,500 फीट का लगाया गया है। इस पर्वत श्रेणी में दो चोटियों की ऊंचाई 21,000 फीट से अधिक है। दक्षिण में जो श्रेणी है वह माने श्रेणी कहलाती है। इसका क्या अर्थ है? कहीं यह बौद्धों के माने मंत्र के नाम पर तो नहीं है। ओम मणि पद्मे हुम, ओम मणि पद्मे हुम के बारे में बताया गया है कि यह ध्वनि मंत्र है जो ध्यान साधना के लिए प्रयुक्त होता है। बोधिसत्व आर्य अवलोकितेश्वर ने इस मंत्र का सबसे पहले उच्चारण किया था। इसके उच्चारण से करुणा की उत्पत्ति होती है। इनका बीज मंत्र है
इसका बड़ा महात्म्य है। इसे संक्षेप में माने कहते हैं। कहीं इस श्रेणी का नाम इस माने के नाम पर तो नहीं है? अगर नहीं तो करने जैसा है। यहाँ इन पहाड़ियों में माने का इतना जाप हुआ है कि यह नाम उन श्रेणियों को दे डालना ही सहज है। इंपीरियल गजेटियर में माने श्रेणी की ऊंचाई 21,646 फीट बताई गई है। यह तो इस श्रेणी की किसी चोटी की ऊंचाई होगी, पूरी श्रेणी की ऊंचाई तो एक नहीं होगी। इसमें जो छोटी छोटी चोटियां हैं उनकी ऊंचाई भी 17,000 फीट से अधिक है। कई गांव समुद्र की सतह से 13,000 फीट से ऊंचे बसे हैं। एक या दो 14,000 फीट की ऊंचाई पर हैं। यह मध्य हिमालय है। इसमें स्पीति स्थित है। इसके पार बाह्य हिमालय दिखता है। इसकी एक चोटी 23,064 फीट ऊंची बताई जाती है। इसमें कई चोटियां 20,000 फीट से अधिक ऊंची हैं। मैं ऊंचाई के माप के चक्कर में नहीं हूँ, न इनसे होड़ लगाने के पक्ष में हूँ। वह एक बार लोसर में जो कर लिया सो बस है। इन ऊंचाइयों से होड़ लगाना मृत्यु है। हाँ, कभी कभी उनका मान मर्दन करना मर्द और औरत की शान है। अर्थात जो ऊंची ऊंची पहाड़ियों को चढ़ते हैं, ये उनके बारे में चर्चा की गई है। लोसर में ये भी किसी ऊंची पहाड़ी पर चढ़े रहे होंगे, इसका जिक्र इन्होंने यहाँ पे किया है। मैं सोचता हूँ कि देश और दुनिया के मैदानों से और पहाड़ों से युवक युवतियाँ आएं और पहले तो स्वयं अपने अहंकार को गलाएं, फिर उन चोटियों के अहंकार को चूर करें, उस आनंद का अनुभव करें जो साहस और कुव्वत से यौवन में ही प्राप्त होता है। अहंकार का ही मामला नहीं है। ये माने की चोटियां बूढ़े लामाओं के जाप से उदास हो गई हैं। युवक युवतियां किलोल करें तो यह भी हर्षित हों। अभी तो इन पर स्पीति का आर्तनाद जमा हुआ है। वह इस युवा अट्टहास की गर्मी से कुछ तो पिघले। यह एक युवा निमंत्रण है। लाहुल की तरह स्पीति में भी दो ही ऋतुएं होती हैं। मैंने षड ऋतुओं का बखान किया है, वह अभ्यास दोष के कारण है। यहाँ जून से सितंबर तक की एक अल्पकालिक वसंत ऋतु है। शेष वर्ष शीत ऋतु होती है। वसंत में जुलाई में औसत तापमान 15 सेंटीग्रेड और शीत में जनवरी में औसत तापमान 8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। औसत से कुछ अंदाज नहीं लगता। वसंत में दिन गर्म होता है, रात ठंडी होती है। शीत में क्या होता है इसकी कल्पना ही की जा सकती है, कभी रहकर देखा जा सकता है। स्पीति में वसंत लाहुल से भी कम दिनों का होता है। वसंत में भी यहाँ फूल नहीं खिलते, न हरियाली आती है, न वह गंध होती है। दिसंबर में घाटी में सिर्फ बर्फ पड़ने लगती है। अप्रैल मई तक रहती है। यहाँ ठंडक भी लाहुल से ज़्यादा पड़ती है। नदी नाले सब जम जाते हैं और तेज हवाएं चलती हैं। मुंह, हाथ और जो खुले अंग हैं उनमें जैसे सूल की तरह चुभती है। स्पीति में लाहुल से भी कम वर्षा होती है। मध्य हिमालय मानसून की पहुंच के परे है। यहाँ बरखा बहार नहीं है। कालिदास को अपने ऋतु संहार में यहाँ वर्षा का तो संहार ही करना पड़ेगा। कालिदास में वर्षा का क्या ठाठ है। यह वर्षा वर्णन इस प्रकार शुरू होता है। प्रिय, जल की फुहारों से भरे बादलों के मतवाले हाथी पर चढ़ा हुआ, चमकता हुआ, बिजलियों की झंडियों को फहराता हुआ और बादलों की गरज के नगाड़े बजाता हुआ, यह कामी जनों का प्रिय पावस राजाओं का सा ठाट बाट बनाकर आ पहुंचा। यह पावस यहाँ नहीं पहुंचता है। कालिदास की वर्षा की शोभा विंध्याचल में है, हिमाचल की इन मध्य की घाटियों में नहीं। मैं नहीं जानता कि इसका ललित मतलब सुंदरता लाहुल स्पीति के नर नारी समझ भी पाएंगे या नहीं। वर्षा उनके संवेदन का अंग नहीं है। वह यह जानते नहीं हैं कि
जबकि बरसात में नदियां बहती हैं, बादल बरसते हैं, मस्त हाथी चिंगाड़ते हैं, जंगल हरे भरे हो जाते हैं, अपने प्यारों से बिछड़ी हुई स्त्रियां रोती कलपती हैं, मोर नाचते हैं और बंदर चुप मारकर गुफाओं में जा छिपते हैं। अगर कालिदास यहाँ आकर कहें कि अपने बहुत से सुंदर गुणों से सुहानी लगने वाली स्त्रियों का जी खिलाने वाली, पेड़ों की टहनियों और बेलों की सच्ची सखी तथा सभी जीवों का प्राण बनी हुई वर्षा ऋतु आपके मन की सब साधें पूरी करे, तो शायद स्पीति के नर नारी यही पूछेंगे कि यह देवता कौन है, कहाँ रहता है, यहाँ क्यों नहीं आता। स्पीति में कभी कभी बारिश होती है, वर्षा ऋतु यहाँ मन की साध पूरी करती है। धरती सूखी, ठंडी और वंध्या रहती है। स्पीति में साल में एक फसल होती है। मुख्य फसलें हैं 2 किस्म का जौ, गेहूं, मटर और सरसों। इनमें भी जौ मुख्य है। सिंचाई का साधन पहाड़ों से आ रहे नाले हैं या उन पर बनाए गए कुल हैं। ये नालियाँ पहाड़ों के किनारे किनारे बहुत दूर तक जाती हैं। स्पीति नदी का तट इतना चौड़ा है कि इसका पानी किसी काम में नहीं आ पाता। स्पीति में ऐसी भूमि बहुत है जो खेती के लायक बनाई जा सकती है। शर्त इतनी है कि इसके लिए स्पीति का जल उलीचा जाए या फिर पानी का कोई और स्रोत पहुंचाया जाए। स्पीति में कोई फल नहीं होता। मटर और सरसों को छोड़कर कोई सब्जी नहीं होती। शायद ऊंचाई, वायुमंडल के दबाव में कमी, ठंड की अधिकता, वर्षा की कमी वगैरह के कारण यहाँ पेड़ नहीं होते। इसलिए स्पीति विशेषकर नंगी और वीरान है। वर्षा यहाँ एक घटना है, एक सुखद संयोग है। हम काजा के डाक बंगले में सो रहे थे तो लगा कि कोई खिड़की खड़का रहा है। आधी रात का भी पिछला पहर है। इस समय कौन है? लैंप की लौ तेज की, खिड़की का एक पल्ला खोला तो तेज हवा का झोंका मुंह और हाथ को जैसे छीलने लगा। हाथ और मुंह को छीलने क्यों लगा? क्योंकि ठंड बहुत थी। मैंने पल्ला भिड़ा दिया, उसकी आड़ से देखने लगा। देखा कि बारिश हो रही है। मैं उसे देख नहीं रहा था, सुन रहा था। अंधेरा, ठंड और हवा का झोंका आ रहा था। जैसे बर्फ का अंश लिए तुषार जैसी बूंदें पड़ रही थी, जैसे नगाड़े पर थाप पड़ रही थी। दुंगछेन को हवा बजा रही थी। दुंगछेन एक बजाने वाला यंत्र है जो हवा से बजता है। महाशंख की ध्वनि घाटी में तैर रही थी। स्पीति की घाटी में वर्षा हो रही थी। कमरे में ठंड बढ़ रही थी। मैं बिस्तर में पड़ा मालूम नहीं कब सो गया। सुबह उठा, चाय पीते पीते सुना कि स्पीति के लोग कह रहे हैं हमारी यात्रा शुभ है। स्पीति में बहुत दिनों बाद बारिश हुई। अब इसके प्रश्न अभ्यास हैं। आइए हम पहला प्रश्न देखते हैं। स्पीति में इतिहास में स्पीति का वर्णन क्यों नहीं मिलता? इतिहास में स्पीति का वर्णन इसलिए नहीं मिलता क्योंकि वहाँ की भौगोलिक और प्राकृतिक स्थितियाँ ऐसी नहीं हैं कि वहाँ खुलकर रहा जा सके। जनजीवन और उसकी गतिविधियाँ सीमित हैं। वहाँ आवागमन के साधन नहीं हैं। वह पर्वत श्रेणियों से घिरा हुआ है। साल के 8-9 महीने बर्फ ही बर्फ जमा रहती है। साल के 8-9 महीने बर्फ ही बर्फ जमा रहती है, जिससे बाहर निकलना कठिन हो जाता है। बर्फ में सिर्फ 3-4 महीने के लिए वसंत ऋतु आती है। समय इतना कम होता है कि जनजीवन सामान्य नहीं हो पाता। वहाँ आधुनिक युग में भी संचार के आधुनिक साधनों का अभाव है। यहाँ मानवीय गतिविधियों का अभाव है, जबकि उल्लेखनीय घटनाओं और मानवीय गतिविधियों से ही इतिहास बनता है। अगला प्रश्न है, स्पीति के लोग जीवन यापन के लिए किन कठिनाइयों का सामना करते हैं? इसमें है संचार और आवागमन के साधनों का अभाव। अन्य लोगों से वे कटे हुए हैं। यह मानसून नहीं पहुंच पाता है, इसलिए पर्याप्त वर्षा नहीं हो पाती है, जिससे न तो हरियाली है और न ही पेड़ हैं। फसल भी बहुत सीमित है। वर्ष में एक बार, वह भी केवल जौ, गेहूं, मटर और सरसों की ही फसल होती है। घर को गर्म रखने के लिए लकड़ी तक नहीं मिलती है।
यहाँ सर्दी इतनी अधिक है कि मनुष्य का जीवन जीना अत्यधिक कठिन हो जाता है। यहाँ की चोटियाँ 14,000 से 21,000 फीट तक की ऊंची और दुर्गम हैं। यहाँ अधिक समय तक बर्फ जमी रहती है, जिस कारण लोगों को घर में रहना पड़ता है और वे शेष दुनिया से अधिकांशतः कटे रहते हैं। लेखक अगला प्रश्न है, लेखक माने श्रेणी का नाम बौद्धों के माने मंत्र के नाम पर करने के पक्ष में है, क्यों? स्पीति में बौद्ध धर्म का प्रभाव अत्यधिक दिखाई देता है। बौद्धों के माने मंत्रों का वहाँ अत्यधिक महात्म्य या महिमा है। इस स्थान पर इस मंत्र का जाप बहुत अधिक हुआ है। यह मंत्र ओम मणि हुम पद्मे हुम, इसलिए लेखक इस पक्ष में है कि माने श्रेणी का नाम माने मंत्रों के नाम से ही होना चाहिए। अगला प्रश्न है, ये माने की चोटियाँ बूढ़े लामाओं के जाप से उदास हो गई हैं। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक ने युवा वर्ग से क्या आग्रह किया है? स्पीत में बड़े उम्र के बौद्ध लामा निवास करते हैं और माने मंत्रों का उच्चारण करते रहते हैं। इस कारण यहाँ का वातावरण अत्यंत गंभीर, उदास और बोझिल हो गया है। यहाँ जीवंत गतिविधियाँ, चहल पहल और खुशी दिखाई नहीं पड़ती है। इसलिए लेखक ने साहसी युवा वर्ग को यहाँ आने का न्योता दिया है। वह चाहता है कि युवक युवतियाँ यहाँ आएँ और मनोरंजक भरे खेलों को खेलें, क्रीड़ा कौतुक करें, तो यहाँ के उदास जनजीवन में प्रसन्नता और हर्ष का संचार हो सकता है। अर्थात पर्यटकों का आवागमन यहाँ की जीवंतता के लिए आवश्यक है। युवाओं के अट्टहास से चोटियों पर जमी बर्फ पिघलेगी। अगला प्रश्न है, वर्षा यहाँ एक घटना है, यह सुखद संयोग है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा है? लेखक बताता है कि स्पीति में वर्षा बहुत कम होती है। इस कारण वर्षा ऋतु मन की इच्छा पूरी नहीं करती है। वर्षा के बिना यहाँ की धरती सूखी, ठंडी और बंजर होती है। जब कभी यहाँ वर्षा हो जाती है तो लोग इसे अपना सौभाग्य मानते हैं। वर्षा के दिन को वे सुख का संकेत मानते हैं। लेखक के आने के बाद यहाँ वर्षा हुई। लोगों ने उसे बताया कि वर्षा होने के कारण आपकी यात्रा शुभ है। स्पीति अन्य पर्वतीय स्थलों से किस प्रकार भिन्न है? इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार हो सकता है कि स्पीति के पहाड़ों की ऊंचाई अन्य पर्वतों की अपेक्षा बहुत अधिक और दुर्गम है। इसकी ऊंचाई 13,000 से 21,000 फीट तक है। यहाँ के पर्वत शुष्क हैं। यहाँ न तो वर्षा होती है, न हरियाली है, न पेड़ हैं। यहाँ बर्फ जमी रहती है। अन्य पर्वतीय प्रदेश हरे भरे वृक्षों से आच्छादित हैं और वहाँ वर्षा भी खूब होती है। स्पीति में फसलें सीमित हैं या नहीं के बराबर होती हैं, जबकि अन्य पर्वतीय स्थलों पर फसलें, सब्जियां तथा फल खूब होते हैं। स्पीति में प्रति वर्ग किलोमीटर केवल 4 व्यक्ति ही पाए जाते हैं। पर्यटकों का बहुत अधिक आवागमन नहीं होता है, जबकि अन्य पर्वतीय स्थलों पर जनसंख्या का घनत्व यहाँ से बहुत ज़्यादा है। वर्ष भर पर्यटकों का आवागमन बना रहता है, जिससे चहल पहल होती रहती है। यहाँ केवल 2 ऋतुएं होती हैं, शीत और वसंत। वसंत 3 या 4 मास के लिए आता है, वह भी फूलों और हरियाली से युक्त होता है, बल्कि यहाँ पर वह सूना होता है। दूसरी ओर अन्य पर्वतों पर ऋतुओं का सौंदर्य देखते ही बनता है। स्पीति में परिवहन और संचार के साधन नहीं हैं। आधुनिक तकनीक प्रगति के बावजूद यहाँ बिजली, सड़क और टेलीफोन जैसी सुविधाएं नहीं पहुंच पाई हैं, जबकि अन्य पहाड़ी क्षेत्रों में सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध रहती हैं। तो यह रहा आपका पाठ। आपने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप पाठ को फिर से पढ़ लीजिएगा, इसके प्रश्नोत्तर लिख लीजिएगा और तैयार कर लीजिएगा। धन्यवाद।